हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की भूमिका को हम देख रहे थे। तो यहाँ तक हमने देखा था, आते हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है इस पैराग्राफ से, तो चलिए शुरू करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के प्रसंग खड़ी बोली गद्य के प्रसार काल में आते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि दोनों इतिहासकार के अपने समकालीन हैं और किसी कदर प्रतिस्पर्धी भी। तब विशेष बात यह है कि उन दोनों की कमियां जैसे निर्भीक भाव से दिखाई गई हैं, उससे कुछ अधिक उत्साह के साथ उनका वैशिष्ट और योगदान अंकित हुआ है। गद्य साहित्य का प्रसार, ये शुक्ल जी का प्रकरण है। गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण के आरंभिक अंश में गद्य व्यवस्था के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के समग्र योगदान पर टिप्पणी यूं है। तो चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि शुक्ल जी ने जो लिखा है गद्य साहित्य का प्रसार, उस प्रकरण में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए क्या टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है यूं, पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। ये किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। पर स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग का है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, नहीं, शुक्ल जी का ही है कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। अब यह आचार्य शुक्ल के अपने पाठकों पर है कि वे देखें यहाँ व्यंग द्विवेदी जी के पाठकों पर है या कि स्वयं लेखक पर। ठीक, वो कह रहे हैं कि अब तो यह सुख देखना है कि यह जो इन्होंने व्यंग है ये शुक्ल जी के पाठकों पर है या फिर द्विवेदी जी के पाठकों पर है, या फिर स्वयं शुक्ल जी लेखक को ही कह रहे हैं। श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? श्याम सुंदर दास के लिए कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बता रहे हैं कि इनकी शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की हैं। आलोचना में काकू का ऐसा सदा प्रयोग अन्यत्र कठिनाई से देखने सुनने को मिलेगा। मूल भाव यह है कि इन दोनों लेखकों का योगदान व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा है वैसा विवेचन के क्षेत्र में नहीं है। इतिहास के संदर्भ में आलोचना विवेक का एक प्रकरण और लेकर हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे। यह प्रकरण हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं, उनके प्रसिद्ध इंदौर अभिभाषण से है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया हुआ यह ऐतिहासिक अभिभाषण 1935 बाद में काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो जो इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन के साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से अभिभाषण दिया था शुक्ल जी ने 1935 में, उनका वही अभिभाषण बाद में काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। साहित्य परिषद के इन अभिभाषणों में एक प्रथा यह रही है कि भाषणकर्ता अपना मूल विवेचन करने के साथ साथ हिंदी साहित्य की पिछली गतिविधि और प्रकाशित कृतियों पर भी अपने विचार व्यक्त करता है। आचार्य शुक्ल के इस अभिभाषण में मूल विवेचन काव्य में अभिव्यंजनावाद कुछ ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि उनका यह कालक्रमिक साहित्यिक सर्वेक्षण एक तरह से पाठकों की आंख से कुछ ओझल ही जैसा हो गया। इस सर्वेक्षण में उस समय के और बाद के भी 2 शीर्षस्थ रचनाकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद पर आलोचक की तुलनात्मक टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण और भावी मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशक हैं।
दोनों के वैशिष्ट्य की अत्यंत संक्षेप में परख करते हुए वह अंश इस प्रकार है। पहले प्रकरण नाटक का है। वहां लिखते हैं, यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी बना है। इसके लिए प्रसाद जी से ना कहूँगा। जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया है उसी के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। फिर प्रसंग उपन्यास का है। अभी तो उन्होंने नाटक के विषय में प्रसाद को बोला, फिर उपन्यास के लिए बोल रहे हैं, प्रेमचंद के लिए कह रहे हैं। उपन्यास में प्रेमचंद को कहते हैं, वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पक्षों और अंतर्वृत्तियों की बड़ी परख प्रेमचंद जी को मिली है। उन्होंने हिंदी के उपन्यास क्षेत्र को जगमगा दिया। वे हमारे गर्व और गौरव के कारण हैं। मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों बना है। यदि जयशंकर प्रसाद जी इस ओर भी ध्यान दें तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। पूरे सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह कि ऐतिहासिक नाटकों का क्षेत्र प्रसाद का है, सामाजिक उपन्यासों का प्रेमचंद का। रामचंद्र शुक्ल के जिस आलोचना विवेक का प्रमाणीकरण परवर्ती इतिहास करता है, और यह संभावना तब प्रकट की गई है जब प्रेमचंद के गोदान तथा प्रसाद की कामायनी और इरावती जैसी शीर्षस्थ कृतियां अभी प्रकाशित होने को हैं। ठीक, तो उन्होंने तब कहा था ये शुक्ल जी ने प्रसाद जी और प्रेमचंद को, जब प्रेमचंद का गोदान, प्रसाद की कामायनी और इरावती ये जैसी कृतियां प्रकाशित नहीं हुई थी। ठीक, इस आलोचना विवेक में आचार्य शुक्ल का इतिहास दर्शन बड़े परिष्कृत और प्रौढ़ रूप में विकसित हुआ है, जो अलग से उतना कहा नहीं गया जितना कि स्वतः इतिहास लेखन में से उद्भूत होता है। जैसे कि सहृदय और संवेदनशील इतिहासकार ने यहाँ भी अपने को स्वशब्दवाच्यत्व दोष से बचाया हो। इतिहास दर्शन का आख्यान तो जैसा संकेत किया गया इतिहास के ठीक उपोद्घात में ही हो गया है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, ठीक यहीं से शुरुआत हुआ था ना, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का लगभग आधे पृष्ठ में यह प्रसंग पूरा हो जाता है, जो दर्शन की फिर 630 पृष्ठों के सुदीर्घ इतिहास में नाना रूपों में पल्लवित होता दिखता है। यह भारतीय परंपरा का दर्शन है, अनुभूति के स्तर पर, न कि पाश्चात्य परंपरा का ज्ञान प्रेम या फिलॉसफी। अपनी आरंभिक उपपत्ति में इतिहासकार ने बताया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस सामंजस्य को दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। इस प्रसंग में लेखक ने जनता और शिक्षित जनता को जहां और जैसे विवेच किया है उसका कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। इसी क्रम में इतिहासकार विशेषतः मध्यकाल के संदर्भ में जनता और दरबार के बीच महत्वपूर्ण विवेक करता है। यह स्मरणीय है कि अनेक साहित्य इतिहासकारों ने सामान्य इतिहास लेखन के समानांतर साहित्य के इतिहास को भी राजा महाराजाओं, शाही वक्त और शासन पद्धतियों के क्रम में व्यवस्थित करना चाहा है। एलिजाबेथन युग, विक्टोरियन युग या कि सामंत काल, कुछ ऐसे नामकरण हैं। इस गहमा गहमी के बीच रामचंद्र शुक्ल बराबर अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं। इस साहित्य का विकास जनता की चित्तवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग के सबसे निर्भांत विवेचन का रीतिकाल से भिन्न और क्या उपयुक्त अवसर होगा, जबकि एक बड़ी संख्या में कवि किसी न किसी रूप में राज्याश्रित थे। तब रीतिकाल का सामान्य परिचय पूरा करते और इस प्रकरण का समापन करते हुए इतिहासकार लिखता है, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। ठीक, ये कथन शुक्ल जी का है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यहाँ जनता और दरबार की रुचि के बीच गुणात्मक अंतर को आचार्य शुक्ल के ही एक प्रिय प्रयोग के सहारे कहें तो बड़े ठिकाने से रेखांकित कर दिया गया है। अंतिम वाक्य के उत्तरार्ध में व्यंग अधिक है या कि विषाद, ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है।
पूरे इतिहास प्रवाह में चलने वाले इस आलोचना विवेक की सीमा आती है। वहाँ जहाँ आलोचक आधुनिक काल में पहुंचकर पाठकीय अर्थाक्षेप और सहृदय अर्थ व्याख्या के अंतर को धूमिल कर देता है। संदर्भ छायावादी काव्य का है। एकदम नई नई उभरती इस काव्यधारा की बड़ी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ इतिहासकार आलोचक विवेचना करता है। कुछ सामान्य प्रवृत्तियों का परिशीलन करते हुए वह इस काव्य विधान के मर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है। नए ढंग के लाक्षणिक अप्रस्तुत विधान, प्रकृति चित्रण और गीतात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने के बाद वह छायावाद की सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया में बैठता है। यहाँ उसका आलोचनात्मक असंतोष उजागर होता है। वह लिखता है, जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहारिक शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में। फिर उदाहरण स्वरूप प्रसाद की लहर से 4 पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या की जाती है। यहाँ आलोचकीय असंतोष विवेच्य काव्य की ही तरह सूक्ष्म है। जो आक्षेप प्रयोग से व्यंजित होता है, जिसे आज की लक्षणा में हम अतिव्याख्या कहना चाहते हैं, आधुनिक खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही अर्थ सघनता, अर्थ के विविध स्तरों की टकराहट आरंभ होती है। यह प्रक्रिया काव्य दोष नहीं, आधुनिक काव्य वैभव है। एम्पसन के प्रयोग में चाहें तो अर्थ संदिग्धता कह लें। वहीं पाठकीय सक्रियता अपेक्षित होती है, अर्थ व्याख्या क्षमता के रूप में। इस अर्थ व्याख्या के फिर अपने सीमांत हैं, जहां से अतिव्याख्या का क्षेत्र आरंभ हो जाता है, जो अवश्य भावुक आलोचक के लिए वर्जित प्रदेश है। पर इस संदर्भ में जोड़ना होगा कि कभी कभी अचरज होता है इस सीमा को समझकर नहीं, यह देखकर कि पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से छायावाद रहस्यवाद पर कटु प्रहार करने वाले 10 कवित्वों की माला, जिन्हें कवि ने अन्यत्र दंड प्रहार बताया है, दंडक ये दंड के प्रहार से लगेंगे तुझे, आलोचकीय टिप्पणी के सहित लिखने वाला कैसे छायावाद की इतने सूक्ष्म स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण व्याख्या कर सकता है या करता है। तो पाखंड प्रतिषेध ये शुक्ल जी का काव्य ग्रंथ है। इतिहास अपने अंतिम चरण में स्वभावतः लेखक के समकालीन दौर में पहुंचता है। यहाँ कठिनाई आती है निकट दृष्टि की। अंतराल विहीन दृष्टि की अपनी सीमा होती है। फिर एक दूसरी व्यवहारिक कठिनाई आती है व्यक्तिगत निकटता की। आचार्य शुक्ल इतिहास और समकालीन के इस हल्के द्वंद्व के प्रति स्वयं सजग थे। प्रथम संस्करण के वक्तव्य में वे लिखते हैं, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी ना माना। ये कहा था ना उन्होंने अपने वक्तव्य में कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी ना माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। यहाँ जी न माना की उक्ति में इतिहासकार के अंतर्द्वंद का बड़ा मार्मिक और सात्विक रूप झलक रहा है। समकालीन साहित्य के प्रति दायित्व भाव एक ओर और सहयोगी लेखकों की अनिश्चित प्रतिक्रियाओं का डर दूसरी ओर। इनके बीच इतिहासकार का अपना दायित्व बोध ही विजयी होता है। फिर अगले संशोधित और प्रवर्धित संस्करण तक उसका मनोबल इस प्रसंग में और बढ़ता है। अब मुख्य संदर्भ है नव विकसित छायावाद का, जिसके स्वरूप को लेकर तब तक बहुत कुछ अनिश्चय बना हुआ था। यहाँ इतिहासकार का विवेचन वैसा ही अंतर्दृष्टिपूर्ण है जैसा कि भक्ति काल का वह पहले कराया है। यूं मध्ययुगीन और आधुनिक काव्य के बीच एक संतुलन बनता है, जो आचार्य शुक्ल के इतिहास की बनावट को पूर्ण करता है। इस संस्करण की भूमिका में अब पिछला डर समाप्त होकर एक नए आत्मविश्वास का स्वर उदित होता है, जहाँ इतिहास और आलोचना एक दूसरे की सहयोगी भूमिका में आ गए हैं। लेखक कहता है, इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। यहाँ आलोचनात्मक विवरण कहकर उसने स्पष्ट कर दिया है कि इतिहास में आलोचना की सीमित संभावना ही है। मूल वक्तव्य में वह पहले कह चुका है। क्या कह चुके हैं? कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। यूं इतिहास की व्याख्या में समकालीन साहित्य का योग और इसके पीछे
आलोचना की भूमिका को भले संकेत में स्पष्ट कर दिया गया है। इससे आचार्य शुक्ल की इतिहास परिकल्पना पर प्रकाश पड़ता है, जहां व्यापक शोध और सूक्ष्म आलोचना विवेक का समन्वय हुआ है। जहां तक समसामयिक साहित्य का संबंध है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उसके साथ साथ आगे बढ़ा है। इस विकास क्रम की रोचक और गहन समीक्षा बच्चन सिंह तथा समीक्षा ठाकुर ने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, बच्चन सिंह, 1989। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की एक रचना प्रक्रिया, समीक्षा ठाकुर। ठीक, तो देखिए ये ग्रंथ किसका है? बच्चन सिंह का है, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया ये किसका है? तो ये है समीक्षा ठाकुर का। इतिहास में आधुनिक काल के विविध प्रकरणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार ने 30 के दशक को लगभग पूरा समेटा है। गद्य के प्रसंग में वह आज समाचार पत्र की अक्टूबर 1939 में प्रकाशित एक टिप्पणी की भाषा व्यवस्था की दृष्टि से समीक्षा करता है। यूं लेखक का इतिहास उसकी जीवन अवधि के साथ तक चला है, जबकि 1940 में उसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण प्रकाशित होता है। शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और प्रवर्धित संस्करण कब आता है? 1940 में। कहना ना होगा, इस अवधि में वह छायावाद युग की श्रेष्ठतम रचनाओं का आकलन करता है, जिनमें पल्लव सुमित्रानंदन पंत, झरना, आंसू कामायनी जयशंकर प्रसाद की, तुलसीदास निराला की, निहार रश्मि महादेवी वर्मा की, गोदान प्रेमचंद का, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की और चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी प्रसाद की सम्मिलित है। मुख्य संदर्भ यदि छायावादी काव्य है तो यह हर दृष्टि से उचित है, जिसका नई काव्य प्रवृत्ति के अनुरूप सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया पर केंद्रित पहला व्यवस्थित और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन उसने प्रस्तुत किया है। यहाँ भी अपनी मान्यता के अनुरूप कामायनी और तुलसीदास के नए प्रबंध विधान में उसका ध्यान अधिक गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी की आलोचनात्मक चर्चा भर नहीं है। उनकी अनेक काव्य पंक्तियों से भावक टकराहट और व्याख्या का सीधा प्रयत्न आलोचक इतिहासकार ने किया है। यूं इस नई तथा अपेक्षा सूक्ष्म अर्थ प्रक्रिया को प्रशस्त करने का साहसिक रचनात्मक उपक्रम हर दृष्टि से सराहनीय है और इतिहास की विशिष्ट आलोचनात्मक उपलब्धि है। एक रोचक तथ्य इस प्रसंग में यह है कि आधुनिक काल में पहुंचकर लेखकीय वृत्तियों के अंतर्गत इतिहासकार रचनाकारों की जाति का उल्लेख नहीं करता। यूं व्यक्तिगत प्रसंग ही वहां बहुत कम है, जबकि प्राचीन और मध्यकाल में कवियों, लेखकों की समुचित जानकारी देने के लिए ये ब्यौरे उपयोगी हो सकते हैं। छायावाद के प्रसंग में यदि सुमित्रानंदन पंत को उसके नेतृत्व का श्रेय दिया गया है, तो इसका बड़ा सांगोपांग और ऐतिहासिक क्रमानुकूल सतर्क विवेचन इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है। विवेचन का मुख्य बिंदु जैसा संकेत किया गया यह है कि जयशंकर प्रसाद आयु क्रम और काव्य प्रकाशन दोनों दृष्टि से ज्येष्ठ हैं। तब छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद के झरना 1918 से माना जाना चाहिए, या कि सुमित्रानंदन पंत के पल्लव 1926 से। इतिहासकार का तर्क क्रम कुछ इस प्रकार है। यह ठीक है कि झरना का प्रथम संस्करण पल्लव के पहले प्रकाशित हुआ, पर झरना का काव्य वैशिष्ट दूसरे संस्करण में आता है, जिसका प्रकाशन पल्लव के बाद हुआ। स्वयं लेखक के शब्दों में, झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। तो कुल मिला के क्या कहने का मतलब है कि छायावाद की पहली रचना जो है वो झरना मानी जाती है, 1918 में आई। लेकिन शुक्ल जी क्या कहते हैं कि नहीं, पल्लव, सुमित्रानंदन पंत की जो पल्लव रचना है वो छायावाद की पहली रचना है। ठीक, दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 31 नई रचनाएं जोड़ी गई। तो झरना का जो दूसरा संस्करण आया उसमें 31 नई रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है। तो ये प्रसाद की रचनाएं हैं जो कि बाद में जोड़ी गई हैं। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है, जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। ठीक, कह रहे हैं कि जो पहले आंसू था 1925 उसमें ये नहीं थी, ये सब बाद में जोड़ी गई है।
इस द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप से दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री स्मितानंदन पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र दिखाई पड़ी थी। आचार्य शुक्ल का कोई भी सावधान पाठक यहाँ पहचान सकता है कि उनकी पदावली में धूमधाम का प्रयोग उच्चतम आशंसा अनुशंसा का सूचक है। मिलाइए तुलसी के प्रसंग में। तुलसी के प्रसंग में उन्होंने क्या कहा था कि जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। यों इतिहासकार की दृष्टि में प्रकाशन अनुक्रम के अनुरूप पंत का पल्लव छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना। तो चतुर्वेदी जी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि शुक्ल जी के अनुसार पंत का पल्लव जो है वो छायावाद का पहला काव्य संग्रह है, न कि प्रसाद का झरना है। यह ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। प्रकाशन अनुक्रम के अतिरिक्त भी एक कारण है जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं करते, पर जो ज्ञात अज्ञात रूप में उनके उक्त निर्णय के पीछे कहीं रहा होगा, और वह है पल्लव की भूमिका। इस भूमिका में पहली बार एक नए काव्य अनुभव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया है। इस तुलना में झरना में कवि की कोई भूमिका नहीं है। बाद में सिर्फ 4-6 पंक्तियों का एक प्रकाशकीय निवेदन है, जिसमें दावा किया गया है कि नए ढंग के काव्य आंदोलन का प्रारंभ इसी काव्य संग्रह से हुआ है। जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। यों पल्लव की कविताएं और उसकी भूमिका मिलकर समूचे साहित्यिक वातावरण और उसकी व्यापक अनुभूति को एक नए बौद्धिक अभिनिवेश से संपन्न करती है। इससे छायावाद के संदर्भ में इतिहासकार शुक्ल की प्रवर्तन विषयक मान्यता और पुष्ट होती है। इसी समझ से यह भी संभव होता है कि आलोचक छायावाद की व्यावहारिक काव्य व्याख्या इतने तोषजनक रूप में कर सका है। अधिकतर 1930 के दशक में लिखित आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर लेखक यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत यद्यपि कि सांकेतिक ही परिदृश्य खड़ा करता है, जैसे कि आदि तथा मध्यकाल के संदर्भ में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश काव्यशास्त्र तथा साहित्य का। इससे उसके ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत, संपर्क और प्रभावों की समझ स्पष्टतर होती है। यही नहीं, लेखकों के साथ साथ यूरोपीय संगीतकार और कलावंतों पर भी नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में यह यथावश्यक टिप्पणी करता है। टॉलस्टॉय, हार्डी, सेली, मातरलिंग, गेटे, वर्ड्सवर्थ, बायरन, मेरेडिथ, काउपर, बर्न्स, स्कॉट, हिटमैन, ग्रे, अनातोले फ्रांस जैसे अंग्रेजी यूरोपीय अमेरिकी रचनाकारों तथा विस्लर, ब्रैडले, डेमिल, रिचर्ड्स, अबरक्राम्बे, क्रोचे, फ्रायड जैसे आलोचकों चिंतकों का उल्लेख शुक्ल सहज भाव से करते हैं, और इन लेखकों का वे नामोल्लेख भी नहीं करते। उनके वैशिष्ट और योगदान को भले संक्षेप में रेखांकित करके चलते हैं। अन्यत्र तो आलोचक ने उस समय की एलियट और ई कमिंग जैसी नई नई उभरती आंग्ल अमेरिकी लेख की प्रतिभाओं का सोदाहरण विवेचन किया है। समूचे भारतीय परिदृश्य पर इतनी व्यापक आलोचकीय सजगता और विराट क्षमता अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। ऐसे वैशिष्ट से संपन्न इतिहास जहाँ पूरा होता है, आलोचना और इतिहास की नई संभावनाएं खुलती हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक कालक्रमिक वृत्त भर नहीं जो अधूरा रह जाए, वरन अपने में एक संपूर्ण रचना है। फिर नई रचनात्मकता को उत्प्रेरित करती हुई इस प्रवाहमानता का बड़ा कलात्मक संकेत अंतिम वाक्य में आता है। इस प्रकार वर्तमान साहित्य हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। शुक्ल जी का कथन है, ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात यह है कि धारा की लक्षणा से अनुप्रेरित यह अकेला संक्षिप्त सा वाक्य अपने में इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है। ठीक, तो अंतिम वाक्य बता रहे हैं कि इतिहास का अंतिम अनुच्छेद क्या था इनका, यही था। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। आगे है अंत में एक व्यक्तिगत प्रसंग। 1989 की बात रही होगी। बाहर जाने के प्रसंग में दिल्ली पहुंचा हुआ था। अपने स्थायी प्रवास स्थल श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी तब भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के यहाँ। चतुर्वेदी जी बता रहे हैं ये अपराह्न की तंद्रा थी कि बैठक से बुलावा आया। उधर गया तो देखा श्री सुधाकर पांडे प्रधानमंत्री काशी नागरी प्रचारणी सभा विराजे हैं। आरंभिक उपचार के बाद उन्होंने प्रायः आकस्मिक और अप्रत्याशित रूप से
में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। आचार्य शुक्ल का इतिहास लगभग 1940 ईस्वी की समय सीमा पर समाप्त हो जाता है। क्या उसके अगले चरण के रूप में मैं उस इतिहास क्रम को आगे बढ़ा सकता हूँ सभा के लिए, ये उन्होंने पूछा। कहना होगा बड़े उल्लास और आत्मतोष का क्षण था वह मेरे लिए। सभा की ओर से कहा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास का अगला चरण रखूं। इससे बड़ी कृतज्ञता किसी आलोचक के लिए क्या हो सकती है। पर उल्लास के बीच आचार्य के वैशिष्ट और अपनी सीमा का ध्यान बना रहा। सुधाकर जी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए मैंने उनसे कहा कि आचार्य शुक्ल का इतिहास तो अपने में परिपूर्ण रचना है। जिस अपने विचार को उपयुक्त विवेचन में पल्लवित करने का यत्न भी किया है, उसमें कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता, वृत्त के तौर पर भी नहीं। दूसरे यह कि मैं स्वयं एक इतिहास प्रस्तुत कर चुका हूँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में। सभा के लिए लिखने पर उसकी पुनरावृत्ति भर होगी। अतः जो विश्वास मेरे प्रति व्यक्त किया है उसका सम्मान करते हुए भी मैं इतिहास लेखन के इस नए दायित्व को स्वीकार न कर सकूंगा। बात वहां पूरी हो गई। मेरा उपर्युक्त इतिहास यदि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के परिशिष्ट रूप में भी स्वीकृत होता है तो मैं अपने इस लेखन को सार्थक मानूंगा। आचार्य के इतिहास का अपना वैशिष्ट पिछले पृष्ठों में व्याख्यायित करने का यत्न किया है। यो मूल की कुछ झलक और परिशिष्टि की छाया दोनों आपके सामने है। इससे हिंदी साहित्य का इतिहास कितना कुछ उजागर होता है और कितना उसका अर्थ विस्तारण, यह निर्णय स्पष्ट ही पाठक का होगा। इलाहाबाद 6 मई 2001 ईस्वी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के इतिहास की भूमिका को उन्होंने लिखा और हमने उसको पढ़ा। ठीक, तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं। मिलते हैं शुक्ल जी के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।